कातिल मूर्ति। शमाका ने गौर से देखा तो इंस्पेक्टर के हाथ से पिस्तौल अचानक ही गायब हो गया और इंस्पेक्टर हवा में मुअल्लक हो गया कि फिर अचानक शमाका की दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और उसने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और फिर अचानक ही सदियों पुरानी मूर्ति जिसके पास भी जाती उसे मौत से हमकिनार कर देती। लेकिन क्यों? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी कातिल मूर्ति एपिसोड नंबर 6। महमूद साहब, ज़माना जदीद ज़रूर है लेकिन आज भी ऐसी अनहोनी बातें हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैं प्रोजेक्ट साइट पर बहुत कुछ देख रही हूँ। वहाँ एक मज़दूर को सांप ने काटा लेकिन उसका ज़ख्म देखकर खौफ आता था क्योंकि उस मज़दूर का ज़ख्म बिल्कुल भी सांप के काटे जैसा नहीं था। और फिर एक हैरान कुन बात हुई, वो ज़ख्म यकदम फटा और उसमें से काले रंग का कीड़ा निकला। ये देखकर सब लोग खौफजदा हो गए। दूसरे दिन तक उस मज़दूर का जिस्म नीला पड़ने लगा और शाम तक वो बेचारा इस दुनिया से चल बसा। आप खुद सोचिए, आपकी बीवी की हैरान कुन मौत किस वजह से हुई? कोई भी ये ना समझ सका। आपकी बीवी के सर से इतना खून निकला। डॉक्टर शाजिया ने कहा। पापा लगता है डॉक्टर साहबा ठीक कह रही हैं। एक तरफ बैठा ज़ीशान यकदम बोला। क्या मतलब? ज़ीशान की इस बात पर महमूद भी चौंका। पापा, वो मूर्ति हर वक्त मेरी जेब में रहती थी। उस दिन भी जब मैं पतंगबाजी कर रहा था तो पतंग उड़ाते उड़ाते जब मैं छत की मुंडेर के करीब पहुंचा तो मुझे यकदम होश आ गया और मैं रुक गया। फिर किसी ने दरवाज़ा ज़ोरदार अंदाज में मुझे पीछे से धक्का दिया। गिरते गिरते मैं यकदम घूमा लेकिन छत पर कोई भी नहीं था, ज़ीशान ने बताया। महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, इसलिए अब मैं चलती हूँ, डॉक्टर शाजिया ने कहा। तो महमूद ने असबात में सर हिला दिया और शाजिया महमूद के घर से बाहर निकल आई। वो अपनी गाड़ी में बैठी तकरीबन 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद शहर में दाखिल हुई। उसने गाड़ी महमूद के बताए हुए एड्रेस पर डाल दी। सड़क के बाएं तरफ बने फुटपाथ पर एक छोटा सा बच्चा स्कूल की वर्दी और स्कूल बैग लिए चला जा रहा था। डॉक्टर शाजिया ने गाड़ी उसके करीब रोक दी। गाड़ी अपने करीब रुकते देखकर वो बच्चा भी रुक गया। डॉक्टर शाजिया ने साथ वाली सीट का शीशा डाउन किया। बेटा, ब्लॉक बी किस तरफ है? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। ब्लॉक बी? उस बच्चे ने हैरानगी से लफ्ज़ दोहराया। पता नहीं। डॉक्टर शाजिया मुस्कुराई। थैंक्स, डॉक्टर शाजिया ने कहा और गाड़ी का शीशा ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने थोड़ी ही दूर इमली आलू बुखारे की रेहड़ी के पास अपनी गाड़ी रोकी। भाई साहब, ये ब्लॉक बी किस तरफ है? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। आगे जाकर बाएं तरफ, रेहड़ी वाले ने बताया। अचानक डॉक्टर शाजिया की नज़र बाएं तरफ लगे साइड शीशे पर पड़ी। उसने देखा कि जिस छोटे बच्चे से उसने ब्लॉक बी का पूछा था, उस बच्चे के पास नीले रंग की एक कार आकर रुकी। गाड़ी में से एक शख्स बाहर निकला। उस आदमी ने उस बच्चे के मुंह पर हाथ रखा और तेज़ी से गाड़ी में बैठ गया। ये किडनैपिंग इतनी तेज़ी से हुई थी कि अगर शाजिया की नज़र अचानक साइड शीशे पर ना पड़ती तो शायद किसी को भी पता ना चलता। वो गाड़ी उसके पास से गुजर गई। डॉक्टर शाजिया ने अपनी गाड़ी उस नीले रंग की गाड़ी के पीछे लगा दी। अब वो अपना पहला मकसद भूल गई थी। नीले रंग की गाड़ी अब शहरी हदूद से बाहर आ गई। डॉक्टर शाजिया अपनी गाड़ी कभी उस नीले रंग की कार के आगे ले आती और कभी पीछे, ताकि नीले रंग की गाड़ी में मौजूद अफराद को शक ना हो कि उनकी गाड़ी का ताक़ुब किया जा रहा है।
जल्द ही वो नीले रंग की कार सड़क किनारे बने ईंटों के मकान के पास रुकी। डॉक्टर शाजिया ने कार की रफ्तार आहिस्ता की। उसने देखा कि कार से यके बाद देगरे 3 आदमी बाहर निकले। बच्चा एक आदमी की बाहों में झूल रहा था। डॉक्टर शाजिया ने गाड़ी काफ़ी पीछे रोक ली और बोनट का बटन ऊपर खींचा और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। डॉक्टर शाजिया ने बोनट ऊपर किया और घूमकर उस मकान की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद 2 आदमी मकान से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। अब डॉक्टर शाजिया ने अपना सारा ध्यान इंजन की तरफ लगा दिया। वो ये जाहिर कर रही थी कि गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है। वो नीली कार दोबारा उसके पास से गुजर गई। डॉक्टर शाजिया ने बोनट नीचे गिराया और देखा कि वो कार अब नज़रों से ओझल हो गई थी। डॉक्टर शाजिया ने अपनी कार लॉक की और उस मकान की तरफ बढ़ी। वो जानती थी कि अंदर कम से कम एक आदमी तो मौजूद था, या शायद पहले से उस मकान में कई आदमी मौजूद थे। रिस्क तो उसे लेना ही था। वो उस मकान के दरवाजे के करीब आई। उसने देखा दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। डॉक्टर शाजिया ने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा आवाज़ पैदा किए बगैर खुल गया। दरवाजे से एक छोटा सा सहन शुरू होता था, उसके बाद एक कमरा। सहन में एक तरफ लोहे की एक मोटी सलाख पड़ी हुई थी। डॉक्टर शाजिया हल्के हल्के कदमों से उस सलाख की तरफ बढ़ी। उसने हौले से वह सलाख उठाई और कमरे में दाखिल हो गई। उसने देखा कि वही आदमी जिसने बच्चे को उठाया था मुंह दूसरी तरफ किए हुए बैठा था। उस आदमी के सामने एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। डॉक्टर शाजिया इतनी एहतियात से कदम उठा रही थी कि अंदर बैठे हुए आदमी को पता ना चला। करीब पहुंचने पर डॉक्टर शाजिया ने ज़ोर से सलाख उस आदमी के सर पर दे मारी। उसके आदमी के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली और वो ज़मीन पर जा गिरा। सलाख की ज़रब इतनी ज़ोरदार थी कि पहले ही वार में वो आदमी बेहोश हो गया और खून की एक लकीर उसके सर से होती हुई गाल पर फैल गई। वो आगे बढ़ी और उस कमरे की कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मौजूद बच्चा दरवाजे के करीब ही खड़ा था। वो डॉक्टर शाजिया को देखकर चौंका। डॉक्टर शाजिया उसकी हैरत का सबब समझ गई थी। चलो बेटा जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, डॉक्टर शाजिया तेज़ लहजे में बोली। मगर वो बच्चा हैरत का मुजस्मा बने हुए डॉक्टर शाजिया को देख रहा था। बेटा जल्दी करो, अगर बाकी लोग आ गए तो हम किसी मुसीबत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। डॉक्टर शाजिया ने आगे बढ़कर उस बच्चे को कंधे से पकड़कर हिलाया तो वो लड़का चौंका और फिर जैसे उसे एकदम ही होश आ गया। वो दोनों तेज़ी से कमरे से बाहर निकले। वो आदमी जग्गू ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उस घर से बाहर निकल आए। दोनों कार में बैठे। डॉक्टर शाजिया ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आप कौन हैं? हमज़ा ने पूछा। मैं डॉक्टर शाजिया हूँ, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे डॉक्टर साहबा मुझसे एक गलती हुई थी, हमज़ा ने डॉक्टर शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। गलती? कैसी गलती? डॉक्टर शाजिया मुस्कुराई। आपने जब मुझसे ब्लॉक बी का पूछा था तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं तो ब्लॉक बी में ही रहता हूँ, हमज़ा ने बताया। अच्छा, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए लफ्ज़ अच्छा को लंबा किया। जी हाँ, जवाबन हमज़ा मुस्कुराया। तुम फिर खावर बेग को भी जानते होगे? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह, वो मेरे पापा हैं, हमज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह! हैरानगी के बाद डॉक्टर शाजिया के मुंह से निकला। वैसे आपको उनसे क्या काम? हमज़ा के लहजे में हैरानगी शामिल थी। इसका मतलब है कि दाऊद की बात सही है, वो मूर्ति वाकई मुसीबतों की जड़ है, डॉक्टर शाजिया खोए खोए लहजे में बोली। जी, क्या कहा आपने? हमज़ा को शायद सुनाई नहीं दिया था। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे घर में
किसी किस्म की मूर्ति मौजूद है? मूर्ति? हमजा के मुंह से निकला, नहीं। ज़ीशान तो कह रहा था कि उसके पास एक मूर्ति थी। जब वो तुम्हारे घर में आया था तो वो कहीं गुम हो गई थी, डॉक्टर शाजिया ने कहा। तो आप ज़ीशान तो को भी जानती होंगी? हमजा हैरानी से बोला, हाँ जानती हूँ, मैं उनसे मिलकर आई हूँ, उनके गांव में, डॉक्टर शाजिया ने बताया। लेकिन वो तो अभी हमारे घर में है, हमजा ने कहा। आज सुबह उसके पापा उसे लेकर गांव चले गए। अच्छा बेटा, अब ये बताओ, तुम्हारे घर चलें या महमूद अंकल के घर? डॉक्टर शाजिया ने पूछा। मेरे घर, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, हमजा ने कहा। वो इसलिए कि बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है वो तुम्हें ना पाकर तुम्हारे घर ना आ जाएं। अगर उनका मकसद सिर्फ तुम्हें किडनैप करना है तो वो दोबारा ये हरकत करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारे महमूद अंकल के घर जाया जाए। जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो शायद उसके बारे में मम्मी पापा जानते हों, डॉक्टर शाजिया ने कहा। ठीक है, हम फिर महमूद अंकल के घर ही चलते हैं। मम्मी पापा को हम वहाँ जाकर हम इन्फॉर्म कर देंगे, हमजा ने खुश होते हुए कहा। डॉक्टर शाजिया ने गाड़ी अब फलवारी गांव जाने वाले रास्ते पर डाल ली। वो गांव पहुंचे तो अंधेरे ने हर तरफ अपना बसेरा कर लिया था। वो महमूद के घर पहुंचे। महमूद एक मर्तबा फिर डॉक्टर शाजिया को अपने घर में खड़ा देखकर हैरान हुआ और हमजा को देखकर खुश। ज़ीशान भी हमजा को देखकर खुश हुआ। और तुमसे शिकायत है, तुम मुझसे मिले बगैर ही आ गए, हमजा मसनूई गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला। बस यार, पापा ले आए। चलो, वैसे आज ही तुमसे मुलाकात हो ही गई ना, इसमें अब कोई नाराज़गी वाली बात तो रही नहीं, ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो हमजा भी मुस्कुरा दिया। महमूद और डॉक्टर शाजिया बच्चों से परे एक साइड पर बैठ गए। डॉक्टर साहबा, कुछ समझ में नहीं आया, हमजा आपके साथ? महमूद उलझन अमीज़ लहजे में बोला। जवाबन डॉक्टर शाजिया ने सारी बात महमूद को बता दी। महमूद हैरानगी के साथ डॉक्टर शाजिया का मुंह तकने लगा। इसी वजह से महमूद साहब, मैं हमजा को यहीं ले आई ताकि उसे वहाँ कोई ख़तरा ना हो, डॉक्टर शाजिया ने कहा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहबा, महमूद मुस्कुराते हुए बोला। अब मुझे दोबारा निकलना होगा, डॉक्टर शाजिया ने कहा। क्यों? महमूद हैरान हुआ। मुझे जल्द अज जल्द वो मूर्ति हासिल करनी है, ऐसा ना हो कि आपके दोस्त किसी मुश्किल में पड़ जाएं, डॉक्टर शाजिया ने खदशा जाहिर किया। मुश्किल में? डॉक्टर साहबा, आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, फिर भी आप ऐसी बातों पर यकीन रखती हैं, महमूद मुंह बनाते हुए बोला। महमूद साहब, इसमें पढ़ा लिखा या समझदार होना ज़रूरी नहीं, आपके लिए आपकी बीवी की मिसाल ही काफ़ी है। लेकिन आप हैं कि इन बातों को तस्लीम ही नहीं करते, डॉक्टर शाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। खावर ने कलाक की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे। वो सारा दिन उन्होंने बेचैनी और परेशानी के आलम में गुजारा था। अभी उन्होंने किसी से भी इस बात का जिक्र किया था, ना ही अपने करीबी दोस्त महमूद से। खावर, आपको पुलिस को खबर कर देनी चाहिए, कहीं वो हमारे बेटे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, मायरा रोते हुए बोली। मायरा, अगर पुलिस को बता दिया तो वो ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे, खावर ने मायरा को समझाया। मैं उनके फ़ोन के इंतज़ार में हूँ, खावर ने उसे दिलासा दिया। लेकिन मायरा सिर्फ रोए जा रही थी। उसी वक्त गैराज में खड़ी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म यकदम चीख उठा। दोनों हैरानगी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये गाड़ी का कमबख्त अलार्म भी, खावर ने गुस्से से कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। खावर गैराज में आया तो हैरान रह गया। डर और खौफ की मिली जुली लहरों ने यकदम उसके जिस्म में बसेरा कर लिया। वो हक्का बक्का सामने देखने लग गया। सामने 2 नकाबपोश हाथों में रिवाल्वर पकड़े हैरानगी से चीखती हुई गाड़ी को घूर रहे थे। उनमें से एक की नज़र अचानक खावर पर पड़ी। बंद करो ये, खावर की तरफ देखते हुए वो चीखा। रिवाल्वर का रुख उसने अब खावर की तरफ कर दिया था। खावर ने जेब से गाड़ी का रिमोट निकाला और अलार्म बंद कर दिया। ये कैसी गाड़ी है, हम इसकी तरफ बढ़े भी नहीं और ये खुद ही चीखने लगी, दूसरा नकाबपोश गुस्से से बोला।
اس کا الارم خراب ہو گیا ہے۔ پر آپ کون لوگ ہیں؟ خاور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم تمہارے مہمان ہیں، اندر چلو، مگر خاموشی کے ساتھ، پہلے نقاب پوش نے ہنستے ہوئے کہا اور خاور کے قریب آ گیا۔ خاور گھوما اور اندرون حصے کی طرف بڑھا۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو مائرہ دو نقاب پوشوں کو ریوالور سمیت دیکھ کر چیخنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ پہلے نقاب پوش نے جلدی سے خاور کی کمپٹی پر ریوالور رکھا۔ اب آپ کے شوہر کی بھلائی اسی میں ہے کہ آپ نہ چیخیں، نقاب پوش سخت لہجے میں بولا۔ کون ہو تم لوگ؟ مائرہ نے بھی وہی سوال پوچھا، تھوڑی دیر پہلے خاور نے جو پوچھا تھا۔ خاور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں تو خاور بیگ، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، ہمیں بس ایک چھوٹی سی چیز چاہیے، ہم وہ لے کر چلے جائیں گے، پہلے نقاب پوش نے کہا۔ اگر تم ہمیں وہ چیز دے دو گے تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ وہ کیا چیز ہے؟ خاور نے پوچھا اور اس کے لہجے میں بے چینی موجود تھی۔ مورتی، پہلے نقاب پوش نے کہا۔ مورتی؟ حیرانگی کے باعث خاور مائرہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں مورتی، دوسرے نقاب پوش نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کون سی مورتی؟ خاور نے پوچھا۔ وہی مورتی جو پہلے پھلواری گاؤں میں تھی اور اب تمہارے گھر میں ہے، دوسرے نقاب پوش نے کہا۔ میرے گھر میں؟ میں تو… خاور کچھ کہتے کہتے یکدم رکا۔ کیا ہوا خاور؟ خاور کو یکدم چپ ہوتے دیکھ کر مائرہ حیرانگی سے بولی۔ دونوں نقاب پوش بھی خاور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مورتی ذیشان کے پاس دیکھی تو تھی، خاور نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں وہ ذیشان کے پاس ہی ہوگی۔ نہیں، وہ اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے، دونوں نقاب پوش بیک زبان ہو کر تیز لہجے میں بولے۔ مائرہ نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ تم دونوں کیسے کہہ سکتے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ اس بات کو تم چھوڑو، وہ مورتی تمہارے گھر میں ہی ہے، یہ 100% پکی بات ہے، پہلے نقاب پوش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن ہمیں تو اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، خاور نے کندھے اچکائے۔ نہیں، مورتی اسی گھر میں ہے، یہ بات تو پکی ہے، نقاب پوش مضبوط لہجے میں بولا۔ اب آپ دونوں حضرات چپ چاپ یہاں بیٹھ جائیں، ہم مورتی خود ڈھونڈ لیں گے، تو یہی ٹھہر، ان پر نظر رکھ، میں مورتی ڈھونڈتا ہوں، پہلے نقاب پوش کو دوسرے نقاب پوش نے تاکید کی۔ ٹھیک ہے استاد، آپ اپنا کام کریں، اس طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی، پہلا نقاب پوش شوخ لہجے میں بولا۔ دوسرے نقاب پوش نے جیب سے ایک کالے رنگ کا آلہ نکالا اور اس پر لگے ایک بٹن کو دبا دیا۔ اس آلے پر لگے سرخ رنگ کی لائٹ روشن ہو گئی۔ استاد اس آلے کو لے کر کچن کی طرف بڑھا اور کافی دیر کچن میں موجود چیزوں کو چیک کرتا رہا۔ وہ کچن سے باہر نکلا اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ اندرونی حصے کو چیک کر چکا تھا، پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ذرا چوکس رہنا، استاد نے رکتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیے استاد، پہلے نقاب پوش نے کہا۔ دوسرے نقاب پوش نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگر تم لوگوں کو وہ مورتی مل گئی تو تم ہمارے حمزہ کو چھوڑ دو گے نا؟ مائرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بالکل میڈم، ہم نے کون سا آپ کے بیٹے کا اچار ڈالنا ہے؟ پہلے نقاب پوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت گیراج میں موجود استاد کی دل خراش چیخ گونجی تو وہ تینوں چونکے اور تیزی سے گیراج میں پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر تینوں ہکا بکا رہ گئے۔ مائرہ کے منہ سے تو ایک زوردار چیخ نکل پڑی۔ سامنے استاد کمر کے بل نیچے پڑا ہوا تھا اور اس کا پیٹ چاک تھا اور پیٹ کا سارا اندرونی حصہ باہر پڑا ہوا تھا۔ استاد، یہ کہہ کر پہلا نقاب پوش لرزتی ہوئی ٹانگوں سے استاد کی طرف بڑھا، مگر استاد تک پہنچنے سے پہلے ہی گر پڑا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اچانک پہلے نقاب پوش کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر تو اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان سا نکل پڑا۔
उसने चीखते हुए अपना नकाब उतारा और कमीज भी उतार दी। ये देखकर मायरा तो धड़म से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई, जबकि खौफ के बायस खावर का पूरा जिस्म थर थर कांपने लगा। उसके पूरे जिस्म पर छोटे छोटे सुराख बन चुके थे, जिनसे खून निकलना शुरू हो गया था। जल्द ही वो भी उस्ताद की तरह ठंडा हो गया। अचानक खावर का सर भी चकराया और वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। दूसरे दिन वो हैरान कुन और इतनी खौफनाक लाशों को देखकर सारा शहर खौफजदा था। अखबारी रिपोर्टर्स और पुलिस का महकमा वहां आन धमका था। इंस्पेक्टर जमाल उन लाशों को देखकर हक्का बक्का रह गया। लाशों को उठवाने, फिंगरप्रिंट्स के निशानात और अखबारी रिपोर्टर्स को फारग करने के बाद वो मायरा और खावर के सामने आकर बैठ गया। वो दोनों बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर जमाल के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, शायद उसके सर पर चोट लगी थी। हाँ तो खावर साहब, ये क्या मामला है? इंस्पेक्टर ने खावर की तरफ देखते हुए पूछा। असल मामला क्या है इंस्पेक्टर साहब? मामला हमारी समझ से बालातर है। देखिए खावर साहब, अगर आपको झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलिए। अगर आप सच बोल रहे होते तो मुझसे नजरें क्यों चुराते? देखिए खावर साहब, ये जो इतनी खौफनाक लाशें यहाँ पड़ी हैं, वो किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि किसी हैवान या दूसरी मखलूक का काम लगता है। और आपका बेटा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। आपकी बीवी की तड़प देखकर मैं समझ चुका हूं, वो जरूर किसी मुश्किल में है या किसी ने उसको किडनैप किया है। इंस्पेक्टर जमाल ने अपने खदशात जाहिर किए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हमजा को किसी ने किडनैप किया है। आपको अल्लाह का वास्ता उसे छुड़ा लाइए। मायरा तड़पते हुए हाथ जोड़कर बोली। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो कौन जालिम लोग हैं जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को किडनैप कर लिया है। इस किडनैपर का हमें फोन भी आया और वो कुछ मांगना चाहता था, पर फिर उसने फोन बंद कर दिया। वो सारा दिन हमने अज़तराब और परेशानी में गुजारा और तकरीबन रात के 10-11 बजे का वक्त था जब गिराज में खड़ी गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बज उठा। मैं गिराज में आया तो मैंने देखा 2 नकाबपोश हाथों में रिवाल्वर ये लिए हुए चीखती गाड़ी को घूर रहे थे। मुझे देखकर वो मेरी तरफ आए और मुझे अंदर ले आए। फिर उन्होंने मुझसे एक मूर्ति मांगी। खावर बता रहा था कि इंस्पेक्टर जमाल ने उसे टोका। मूर्ति? कैसी मूर्ति? वो एक छोटी सी मूर्ति है जो खिलौने जैसी लगती है। मैंने अपने दोस्त महमूद के बेटे जीशान के पास देखी थी। मैंने उन नकाबपोशों को भी बताया, मगर वो दोनों इस बात पर बजिद थे कि मूर्ति यही है। फिर उसने जेब से काले रंग का एक आला निकाला जो आपने जब्त कर लिया है, खावर ने बताते हुए कहा। जी हाँ, वो एक तरह का ट्रैक्टर है जिसका दूसरा हिस्सा किसी भी चीज पर लगा दे तो उस चीज के करीब होने पर उस ट्रैक्टर पर लगी लाइट रोशन हो जाएगी और उस मूर्ति पर यकीनन कोई माइक्रोचिप या बटन लगा होगा, जिसकी वजह से ये ट्रैक्टर मूर्ति की मौजूदगी को यहीं जाहिर कर रहा होगा, इंस्पेक्टर जमाल ने बताया। फिर क्या होगा खावर साहब? फिर वो उस ट्रैक्टर के जरिए हमारे घर की अच्छी तरह तलाशी लेने लगे। उनमें से एक गिराज में गया और दूसरा हम दोनों के पास आ गया। हमें चीख की आवाज सुनाई दी तो हम तीनों गिराज में आए। हमने गिराज में एक खौफनाक मंजर देखा। दूसरा नकाबपोश फर्श पर पड़ा हुआ था और उसका पेट चाक था। वो मर चुका था और उसकी ऐसी हालत देखकर हम दोनों मियां बीवी की हालत गैर हो गई। उसके दूसरे साथी की हालत भी गैर थी और वो कांपती हुई टांगों के साथ अपने दूसरे साथी की तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी अचानक ही गिर पड़ा और फिर हमने उसकी तेज और खौफनाक चीखें सुनी। उसने अपना नकाब उतारा और फिर अपनी कमीज भी उतार दी। उसके पूरे जिस्म पर छोटे छोटे सुराख बन चुके थे और फिर वो भी अपने दूसरे साथी की तरह ठंडा हो गया। इतना कहकर खावर खामोश हो गया और इंस्पेक्टर जमाल की तरफ देखने लगा। ये तो आपने बड़ी खौफनाक बातें बताई खावर साहब, इंस्पेक्टर जमाल हैरानगी के आलम में बोला।
इंस्पेक्टर जमाल ने जेब से वही काले रंग का आला निकाला और उस पर लगे बटन को ऑन किया। आले पर लगे 2 बिल्लियों में से लाल रंग का बल्ब जाग उठा। इंस्पेक्टर जमाल गैराज में आया। खावर और मायरा भी उसके पीछे पीछे गैराज में आ गए। इंस्पेक्टर जमाल गैराज में खड़ी गाड़ी के करीब आया तो आले पर लगा दूसरा बल्ब भी रोशन हो गया, जो जलने बुझने लगा और वो हरे रंग का था। इसका मतलब है कि इस गाड़ी में जरूर कुछ है, तभी तो ये बल्ब जलने बुझने लगा है, इंस्पेक्टर जमाल ने कहा और गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और अंदर चेक करने लगा। फिर मायूस होकर उसने पिछले हिस्से का दरवाजा खोला और आले पर लगा हरे रंग का बल्ब बदस्तूर जलने लगा। गाड़ी की ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट के नीचे वो मूर्ति पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर जमाल ने हाथ बढ़ाकर वो मूर्ति उठा ली। बिल्कुल यही मूर्ति है इंस्पेक्टर साहब जो जीशान के पास मैंने देखी थी, खावर तेज लहजे में बोला। तो फिर जीशान ही से मालूम होगा कि इसे ये मूर्ति मिली कहां से, इंस्पेक्टर जमाल खावर से मुखातब होते हुए बोला। इस मूर्ति में जरूर कोई ना कोई राज पोशीदा है जो इतने लोग इसके पीछे लगे हुए हैं।